हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 6 का चैप्टर 3 आरंभिक नगर। तो जैसे कि हम लोग को पता है 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पे उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर 3। और ऐसे ही हम लोग क्लास 6 to 8 का सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डियर, अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए, पहला पॉइंट है। तो डियर, अभी हम लोग बताएं कि जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये 150 साल पहले की बात है। क्या हुआ कि पंजाब में पहली बार जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे जो इंजीनियर लोग थे ना, उनको अचानक क्या मिला, तो हड़प्पा पुरा स्थल मिला। ठीक है, तो कब की बात है, तो 150 साल पहले में। कहाँ की बात है, तो पंजाब की बात है। कब की बात है, तो जब ये इंजीनियर लोग जो है वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तब इनको क्या मिला था, तो हड़प्पा पुरास्थल मिला था, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। अभी वो कहाँ है डियर, तो पाकिस्तान में। तो वो क्या सोचे कि ये तो ऐसा खंडर है जहाँ पे बहुत सारी ईंटें मिल जाएगी, फिर वो ईंटों का क्या करेंगे, रेलवे लाइन बिछाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो क्या किए, हड़प्पा के खंडरों से हजारे ईंट जो है उखाड़ लिए और उसको वो रेलवे लाइन बिछाए। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, जो भी आपके इमारतें थे ना हड़प्पा काल का, वो पूरे नष्ट हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि 80 साल पहले जो पुरातत्वविदु वो इस स्थल को ढूंढे। उसके बाद ये खंडर जो है उप महाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इस नगर की खोज जो है सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले जितने भी आपके मिलने वाले इस तरह की सभी पुराने स्थलों को जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें क्या कहा गया, तो आपको हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 80 साल के बाद जब पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिली। तो सबसे पहले जो है आपका हड़प्पा स्थल को ढूंढा गया था, इसलिए इसके बाद जो भी आपको इमारतें या चीज़ें मिली उसको वो क्या कहे, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ठीक है, तो इन शहरों का निर्माण जो है कब हुआ था, तो लगभग 47 साल पहले हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आता है, कितने साल पहले हुआ था, तो 47 साल पहले हुआ था। अब डियर, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ये नगर जो है ना आधुनिक पाकिस्तान के कहाँ है, तो पंजाब और सिंध प्रांतों में। ठीक है, ये याद रखिएगा, सिंध प्रांतों में। भारत में कहाँ है, तो भारत में कि गुजरात में है, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब। ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, और जैसे मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं, काले रंग के चित्र बने हुए थे, और पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें मिली है, एक बार फिर से आप अच्छे से देख लीजिएगा कि हाँ, मिट्टी के बर्तन मिले हुए, उसमें काले रंग के चित्र बनाए हुए थे, पत्थर के बाट मिले हैं, मोहर मिला है, मनके मिले हैं और तांबे के उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो डियर, ये जो नगर थे ना वो 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया हुआ था, जिसमें जो पश्चिमी भाग जो था ना, याद रखिएगा, पश्चिमी भाग जो था वो छोटा था। तो पश्चिमी भाग कैसा था, छोटा था, लेकिन उस जो है वो ऊंचाई पे बना हुआ था। ये याद रखिएगा कि पश्चिमी भाग जो था छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बना हुआ था, और पूर्वी भाग जो था वो आपका बड़ा था और ये नीचे में बना हुआ था। ठीक है, नीचे इलाके में बना हुआ था, इसलिए जो ऊंचे वाले भाग था ना, यानी पश्चिमी भाग, इसको ना नगर दुर्ग कहा गया था, और जो नीचे वाले भाग था ना, निचले हिस्से में मतलब पूर्वी तरफ, उसको निचला नगर कहा गया था। आपको ये पॉइंट अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। और दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारें थे ना, वो पक्की ईंटों से, कैसी ईंटों से बनाई गई थी, तो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ठीक है, और इसकी ईंटें जो है इतनी पक्की थी ना कि 1000 साल बाद भी आज तक उनकी दीवारें जो है ना अभी भी खड़ी है। और दीवार बनाने के लिए ना ईंटों की चिनाई इस तरह वो करते थे कि दीवारें जो है बहुत ही मजबूत हो सके। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ नगरों की नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें
इमारतें बनाई गई थी। यहाँ नगर दुर्ग का बात कर रहा है, यानी पश्चिमी भाग में, यानी ऊपरी हिस्से की बात कर रहा, उसमें कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। और मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो का यहाँ पे जिक्र किया गया है, जैसे कि वो कहाँ पे आ रहा है, मोहनजोदड़ो में, और उसमें ना तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नान नगर कहा है। ठीक है, पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, तो आपका स्नान नगर कहा है। और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, इसमें पानी को, रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, पानी को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। देख लीजिए, दो तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी, चारों ओर कमरे थे। और इसमें पानी भरने के लिए जो है, पानी जो है कुएं से निकाला जाता था, फिर उसको यूज़ किया जाता था, फिर उसके बाद क्या जाता था, उसको खाली कर दिया जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे राजा लोग जो है ना पहले नहाते थे, तो वैसे ही स्विमिंग पूल में जैसे बना के, तो वैसे ही यहाँ पे किसी विशिष्ट कार्य के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी कालीबंगा और लोथल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता देते हैं कि कालीबंगा और लोथल जो है ना, इसमें अग्निकुंड मिले थे। तो याद रखिएगा, अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा और लोथल में मिले हैं। तो ऐसा लगता था कि जैसे कि यहाँ पे यज्ञ होता था। ठीक है, तभी तो ये अग्निकुंड मिला है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जो है, ठीक है, जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। देख लीजिए, भंडारगृह जो है हड़प्पा में मिला है, और मोहनजोदड़ो में मिला है, और लोथल में मिला है। यहाँ पे भंडारगृह मिले हैं। ठीक है, आप ये जगह देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे नहाने के लिए बनाया गया है, सीढ़ी है। ठीक है ना, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, भवन, नाले और सड़कें। देखिए, इन नगरों के घर जो थे ना, वो आपके एक या दो मंजिले थे। याद रखिएगा, एक या दो मंजिले थे। घर के आंगन के चारों ओर क्या था, कमरे थे। और अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, और कुछ घरों में जो है कुएं भी होते थे। याद रखिएगा, कई नगरों में ढके हुए नाले थे, और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। और हर नाले में हल्की ढलान होती थी, ताकि पानी जो है आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, यानी घर से जो नाली निकलता था ना, उसको सड़क के नाली से जोड़ दिया जाता था, और जो कि बाद में जो है आपकी बड़ी नाली से मिल जाता था। तो सोचिए कितने अच्छी तरीके से उस समय जो है आपका नगर बनाया गया था। तो नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए जो है इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। नाले और सड़कों का निर्माण जो है योजनाबद्ध तरीके के साथ ही किया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट ये डियर आपको जानना ये है कि उस समय जो घर थे ना, वो एक या दो मंजिल के रहते थे। स्नान घर होता था, चारों तरफ से कमरे थे। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का नगरीय जीवन। देखिए, नगरीय जीवन में क्या है कि हड़प्पा के नगरों में ना बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर के खास इमारतें बनने की योजना में जुटे रहते थे। ये सभ्यता यहाँ के शासक थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये भी संभव हो कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोग चीजें मंगवाते थे। हो सकता था कि लोगों को दूर दूर भेजकर क्या मंगवाते थे, धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें। ठीक है, शायद शासक लोग खूबसूरत मानकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। और इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। तो देखिए, इस समय जो थे लिपिक भी होते थे, तभी तो वो क्या करते थे, मुहरों पर लिखते थे, और अन्य चीजों में भी वो लिखते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों में या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बनाए गए खिलौने भी मिले हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो देख लीजिए, मिट्टी से बनाए गए खिलौने भी मिलते थे, जिससे हो सके बच्चे जो है खेलते होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, एक कुआं, बाई और नीचे हड़प्पा की एक मोहर। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में
पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो डियर यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है कि मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाई और हड़प्पा की एक मोहर। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है डियर, देख लीजिए आप। ठीक है, बस ये बात याद रखिएगा कि उस समय लिपिक भी था। ठीक है, तभी तो वो मोहर पे लिखा करते थे और अन्य चीज़ों में भी लिखा करते थे। अब नगर और नए शिल्प के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था। मध्य में बाएं मन की इनमें से कई कॉर्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तलाश कर मन के बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर की धार फलक, नीचे दिए गए कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनाई मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से इसके कपड़े में वर्क किया गया है। यहाँ पे किस तरीके से आभूषण मिले हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो पत्थर मिला गया है जिसे ये हार के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। तो ये थे आपका, देखिए पुरातत्व विधियों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो देखिएगा, मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी? तो 7 साल पहले होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि अभी जो स्टेटमेंट जो है वन लाइन स्टेटमेंट आता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान याद रखिएगा के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेनेस से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। देख लीजिए, पक्की मिट्टी तथा फेनेस से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। और ये फेनेस क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो फेनेस देखिए, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। देखिए, पत्थर और शंख जो है ना प्राकृतिक तौर पर बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो है फेनेस इसको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेनेस से क्या क्या बनता था? मनके बनते थे, चूड़ियाँ बनती थी, बाले बनते थे और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये है आपका फेनेस। किससे किससे बनता है? तो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर। यहाँ पे देखते हैं, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे पत्थर तराशना हो गया, मन की चमकाना या फिर मोहरों पर पच्ची कारी करना, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जिसको उस चीज़ का प्रशिक्षण लेता है। तो इसलिए कुछ विशेषज्ञ ही इस काम को करते थे। देखिए, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें ये नहीं पता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। तो शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। तो देख लीजिए, उसमें ये नहीं पता चला कि या केवल पुरुष काम करते थे या महिलाएं भी। ये भी हो सकता है कि महिला और पुरुष जो है दोनों जो है इस काम को उस समय करते थे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखा, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? बच्चों का खिलौना हल। देखिए, बच्चों का खिलौना क्या था? हल। इसका मतलब उस समय हल था, ये हो सकता है। ठीक है ना। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। देखिए, भोजन में क्या क्या वो यूज़ करते थे ये देख लीजिए। हड़प्पा के लोग जो है गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों। याद रखिएगा, गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी।
ठीक है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, उसमें हल नहीं बच पाया, लेकिन लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। देख लीजिए हल के आकार, तो हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी, ठीक है, क्योंकि बारिश कम होता था। तो हड़प्पा के लोग जो है गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। याद रखिएगा क्या क्या पालते थे, तो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। क्या क्या खाते थे ये भी याद रखिएगा। वो बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में देख लीजिए, कच्छ के इलाके में खदीर बेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ है। तो धोलावीरा नगर कहाँ बसा हुआ है, तो कच्छ के इलाके में खदीर बेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ है। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। ये देखिए इसका कैरेक्टर क्या है कि वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन जो थी उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के नई नगर दो भाग, देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थी वो दो भागों में बटा हुआ था, ठीक है, एक निचला हिस्सा था, एक ऊपरी हिस्सा था। यहाँ धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा। इसमें हर हिस्से की चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। देख लीजिए कि चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, ठीक है। इस नगर में खुला मैदान भी था और जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम होता होगा, ठीक है। यहाँ मिलने कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया। देख लीजिए यहाँ पे लिपियाँ जो है ना पत्थरों में पाई गई थी और इन अभी लोगों को सभ्यता लकड़ी में जला गया था, फिर लकड़ी में भी देखा गया था। तो ये एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ लोथल का बंदरगाह देख लीजिए, बंदरगाह कहाँ मिला था, तो लोथल में मिला था। ये एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें जो रुकती थी, सभ्यता यहाँ पर माल जो है चढ़ाया और या उतारा जाता था। देखिए गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उप नदी के किनारे बसा लोथल। लोथल कहाँ बसा हुआ है, तो देख लीजिए गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उप नदी के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसा स्थान पर बसा था, ठीक है, जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कीमती पत्थर जो है कच्चा माल के रूप में मिल जाता था और ये पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन था, तो आपका लोथल नगर था। और इस नगर में एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्राकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर एक इमारतें मिली है जहाँ सभ्यता मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। नेक्स्ट देख लीजिए मुहर और मुद्राकन या मुहरबंदी क्या होती है। तो मुहरों का प्रयोग जो है ये सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता था, ठीक है। तो थैलों को बंद करने के बाद उन कि मुहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उस पर मुहर लगाई जाती थी। इससे यह पता चलता था कि सामान पे ना किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सभ्यता के अंत का रहस्य। देखिए लगभग 3900 साल पहले का एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है जहां अचानक क्या हुआ कि लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया था। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कच्चे के ढेर बनने लगे और जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ऐसा क्यों हुआ, कुछ विद्वानों का कहना ये है कि नदियाँ सूख गई होगी, हो सके नदियाँ सूख गई होगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि जंगल का विनाश हो गया होगा, या ये भी हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी और इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड
झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ था। तो एक बात यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बात पता नहीं चल पाया कि नगर जो है क्यों अंत हो गया इस नगर का, क्योंकि बाढ़ और नदियों के कारण अगर अंत हुआ होगा तो ये कुछ ही इलाकों में इसका असर हुआ था। फिर ये सारा इलाका कैसे ये विनाश हो गया इनका, ठीक है। तो इसका कोई अभी साफ जानकारी नहीं है, ये सब हो सके विद्वानों का कहना है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया है। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आखिर कारण कुछ भी हुआ होगा, लेकिन पूरा परिवर्तन तो दिखाई दे रहा था। तो देखिए, आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां जो है उजड़ गई थी, और कई लोग जो है पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। यानी पाकिस्तान का जो सिंध और पंजाब की जो बस्ती थी वो उजड़ गई थी, याद रखिएगा, सिंध और पंजाब। और कई लोग जो है पूर्व और दक्षिण की इलाकों में छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। तो इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। कितने साल बाद? तो 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, ठीक है। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि मेहरगढ़ में कपास की खेती जो है लगभग 7000 साल पहले हुआ है। नगरों का आरंभ जो है लगभग 47 साल पहले हुआ है, और हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत जो है लगभग 39 साल पहले हुआ है, और अन्य नगरों का विकास जो है लगभग 25 साल पहले हुआ है। ये जो डेट है ये इसको याद रखिएगा कि मेहरगढ़ में कपास की खेती 7000 साल पहले, नगरों का आरंभ जो है 47 साल पहले, और हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत जो है 39 साल पहले, और अन्य नगरों का विकास जो है 25 साल पहले। तो ये उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपको लगता है कि हमें इसमें कोई इंप्रूवमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट चेक करके ज़रूर बताइए।